लास्ट लेक्चर के माध्यम से आपने मेमोरी ग्लैंड के बारे में स्टडी किया था। आज का जो लेक्चर है वो बेस्ड है आपको स्पर्म बनने की प्रोसेस यानी कि शुक्राणुजनन पर ये बेस्ड है। आप जानते हैं कि युग्मक जो होता है एक प्रकार की अगुणित कोशिका होती है, अर्थात इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो सामान्य कोशिका की अपेक्षा आधी होती है। इतनी बात आप पहले से जानते हैं। हालांकि इसके डिफरेंशिएशन के बारे में आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा होगा और इस चैप्टर के भी शुरुआत में पढ़ा होगा। लेकिन आज का जो लेक्चर है इस बात पर बेस्ड है कि आखिर जो स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है, जो शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है और कब ये स्टार्ट होता है, क्या ये बाय बर्थ होता है और इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 23 ही क्यों होते हैं। इन सारी तमाम बातों की जानकारी आज हम आपको इस लेक्चर के माध्यम से देने जा रहे हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं शुक्राणु बनने की प्रोसेस को। सबसे पहले आप जानते हैं युग्मक के बारे में कि युग्मक जो होता है जिसको हम लोग अंग्रेजी में गैमेट कहते हैं। युग्मक जो होता है ये एक प्रकार की अगुणित कोशिका होती है, यानी कि इसको हम लोग सिंगल एन से डिनोट करते हैं। और युग्मक बनने का जो प्रोसेस होता है इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। और यदि हम अंग्रेजी में बात करें इसको हम लोग बोलेंगे गैमेटोजेनेसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गैमेटोजेनेसिस बोलेंगे। तो सवाल आता है कि गैमेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है, तो वो होता है गोनाड में होता है। वो कहाँ होता है, गोनाड में होता है ना। ध्यान रखिएगा इस बात को, ये कहाँ होता है, गोनाड में होता है। गोनाड क्या होता है, बॉडी का वह पार्ट होता है जहां पर गैमेट का फॉर्मेशन, युग्मक का निर्माण होता है। गोनाड दो तरह के होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं नर गोनाड जिसे हम लोग विल्सन के नाम से जानते हैं, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं मादा गोनाड जिसे हम लोग अंडाशय के नाम से जानते हैं। इन सारी बातों के बारे में आप पहले चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं। उसके बाद ठीक इसी तरह से ये गैमेट यानी कि युग्मक भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक को हम लोग नर युग्मक कहते हैं और एक को हम लोग मादा युग्मक कहते हैं। नर युग्मक को हम लोग क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं, और मादा युग्मक को हम लोग क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। स्पर्म, इसको लोग क्या बोलेंगे, स्पर्म बोलेंगे, और इसको लोग क्या बोलेंगे, उभम बोलेंगे। ध्यान रखिएगा शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको लोग शुक्राणुजनन कहते हैं, और अंडाणु बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग अंडाणुजनन कहते हैं, है ना। अब आइए हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जिसके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी था। आइए हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स है, इसके बेसिक पॉइंट्स, और उसको समझ लीजिए। सबसे पहली बात, शुक्राणुजनन की प्रक्रिया को उसको आप डिफाइन कैसे कीजिएगा, कुछ खास नहीं है। आप जो है फर्स्ट चैप्टर में भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। शुक्राणुजनन, या फिर आप अंग्रेजी में बोलना चाहें तो स्पर्मेटोजेनेसिस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे। इसको डिफाइन कीजिए। ऐसे यदि आप नॉर्मली बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं कि स्पर्म बनने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं या शुक्राणुजनन कहते हैं। यदि आप इसी को थोड़ा सा स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखना चाहें आप यहां से लिख सकते हैं नर गोनाड, नर गोनाड विल्सन में शुक्राणु बनने की प्रक्रिया, शुक्राणु बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, शुक्राणुजनन कहलाती है। शुक्राणु बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, शुक्राणुजनन कहलाती है। ध्यान रखिएगा। यदि आपसे पूछे अगला सवाल यहां से, बताइए शुक्राणुजनन की प्रक्रिया कहां होती है, तो यह प्रक्रिया विल्सन में होती है। और यदि पूछे विल्सन के किस भाग में, तो विल्सन के शुक्रजनक नलिका में होती है। मैंने आपको बताया था कि शुक्रजनक नलिका में जो होती है दो प्रकार की कोशिका होती है। एक को हमने बोला था जर्म कोशिका और एक को हमने बोला था संतोली कोशिका। तो आपको ध्यान होगा यहां से हमने दो प्रकार की कोशिका बताया था। एक को हमने बोला था जर्म कोशिका और एक को हमने बोला था संतोली कोशिका बोला था। जर्म कोशिका से क्या बनता है बाबू, शुक्राणु बनता है। और संतोली कोशिका इसको क्या करती है,
इसको पोषण देने का काम करती है। इतनी बातें हमने आपको पहले ही बताया था। अब आइए, अब ये प्रक्रिया स्टार्ट कब होती है, ध्यान रखिएगा। यह प्रक्रिया नर में यौवनारंभ यानी कि प्यूबर्टी लगभग 10 से 15 वर्ष की जो बीच की अवस्था होती है, उसी अवस्था में यह स्टार्ट होती है, यौवनारंभ पर शुरू होती है। इतनी बातें आपको लिखना है ना। इसके बाद हम बात करते हैं, इसको मिटाते हैं यहां से। अब देखिए, शुक्राणु नलिका जो होती है उसमें जन्म कोशिका होती है और जन्म कोशिका से क्या बनता है, शुक्राणु बनता है। इसके बाद हम लिखेंगे वह जन्म कोशिका जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में भाग लेता है, उसे स्पर्मेटोगोनिया, उसे क्या कहेंगे हम लोग, स्पर्मेटोगोनिया, या उसी को हम लोग कहेंगे शुक्राणुजन। क्या कहेंगे, शुक्राणुजन कहा जाता है। यानी कि शुक्राणु नलिका में जो पाई जाने वाली जन्म कोशिका होती है, इसी से शुक्राणु बनता है। लेकिन जब ये इस प्रक्रिया में भाग लेगा तब ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा स्पर्मेटोगोनियम। यदि आप एक वचन की बात करो तो स्पर्मेटोगोनियम, और यदि बहुवचन की बात करो तो स्पर्मेटोगोनिया। हिंदी में हम लोग इसी को कहते हैं शुक्राणुजन कहते हैं। अब हम आगे डायग्राम के माध्यम से देख ले जाते हैं। अब आइए, इसके बाद की हम बात कर लेते हैं। इसके बाद जो है थोड़ा सा डायग्राम समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, है ना। इसको मिटाते हैं यहां से। आइए, सबसे पहले ध्यान दीजिए यहां पर शुक्राणु नलिका में क्या है, स्पर्मेटोगोनिया है। क्या है, स्पर्मेटोगोनिया है। और यही स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगा, शुक्राणुजन की प्रक्रिया में भाग लेगा। इसी को हमने हिंदी में बोला है शुक्राणुजन बोला है। यदि आपको पूछा जाए इसके पोलैरिटी क्या होते हैं, ये अगुणित होता है कि द्विगुणित, ये द्विगुणित होगा। हमेशा अष्टरी विभाजन में जो भाग लेने वाली कोशिका होती है वो द्विगुणित होती है, लेकिन विभाजन के पश्चात जो कोशिका बनाएगी वो क्या होगी, अगुणित होगी। आइए हम इसका डायग्राम देखते हैं, आप इसको समझ लीजिए। यहां से ये स्पर्मेटोगोनिया है और इसकी जो पोलैरिटी है वो क्या है, द्विगुणित है, यानी कि 2n है। यानी कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो कितना है, 46 है। अब आइए, सबसे पहले क्या होता है, ये स्पर्मेटोगोनिया समसूत्री विभाजन द्वारा, किस विभाजन द्वारा, समसूत्री विभाजन द्वारा अपनी संख्या को बढ़ाता है। तो देखिए यहां से ये क्या करेगा, अपनी संख्या को इंक्रीज कर रहा है। यहां से एक कोशिका था, अब ये एक कोशिका से 2 कोशिका हो गया, फिर 2 से कितनी कोशिका हो गई, 4 कोशिका हो गई। इस तरह से क्या करता है, ये अपनी संख्या को इंक्रीज करता है। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर संख्या 1 थी, यहाँ पर संख्या 1 से अधिक हो चुकी है। अब ये स्पर्मेटोगोनिया विभाजन कर चुका है और अपनी संख्या को बढ़ा चुका है, लेकिन वह स्पर्मेटोगोनिया जो प्रथम बार अनुसूत्री विभाजन में भाग लेती है या फिर फर्स्ट मेयोसिस में भाग लेती है, उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे, या इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। यदि आप हिंदी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किसे कहेंगे, तो वह कोशिका जो सबसे पहली बार इसमें भाग लेगा, मेयोसिस फर्स्ट में इन्वॉल्व होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है
प्रथम बार क्या करेगा, म्यूसिस फर्स्ट में अर्धसूत्री विभाजन की जो पहला स्टेप होता है सूत्री विभाजन का, उस स्टेप में ये क्या करेगा, भाग लेगा और अपनी संख्या को फिर इंक्रीज करेगा, डिवाइड करेगा। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से यहाँ पर जो प्रोसेस होगा वो अर्धसूत्री विभाजन का पहला स्टेप होगा, इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे अर्धसूत्री प्रथम या प्रथम अर्धसूत्री विभाजन द्वारा इसको आप लिख सकते हैं। अब ये अपनी संख्या को बढ़ा रहा है, देख रहे हैं, ये संख्या को इंक्रीज किया, अब इसकी संख्या जो है डिवाइड होकर के फिर 2 हो गई है। अब ये क्या कहलाएगा, अब ये कहलाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इसे हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता है पुनः द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होता है। ध्यान रखिएगा, अर्धसूत्री विभाजन का 2 स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप। यदि आप 11th पढ़े होंगे अच्छे से तो आपको पता होगा, ये द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन द्वारा पुनः विभाजन करेगा और विभाजन के पश्चात जो बनाएगा कोशिका, उसको हम लोग कहते हैं स्पर्मेटिड्स। उसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, इसको हम लोग बोलेंगे स्पर्मेटिड्स, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं हिंदी में शुक्राणु प्रसूर कहते हैं। शुक्राणु प्रसूर, इसको प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, इसको द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। अब देखिए, ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है घट करके आधा हो जाता है, 23 हो जाता है। इसके बाद की हम बात कर लेते हैं। इसके बाद जो होता है, ये फॉर्म कर लिया, स्पर्मेटिड्स का फॉर्म कर लेता है। यहां से आपको 4 स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे इस ढंग से, 4 स्पर्मेटिड्स बन गए। अब ये स्पर्मेटिड्स जो होता है पुनः आगे चल करके क्या होता है, इसी स्पर्मेटिड्स से शुक्राणु का निर्माण होता है, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजोआ बोलेंगे, है ना। अब प्रत्येक स्पर्मेटिड से क्या होगा, एक एक शुक्राणु का निर्माण होगा। प्रत्येक स्पर्मेटिड से एक एक शुक्राणु का निर्माण होगा। इस ढंग से आप यहाँ से इसको गड़बड़ी बना सकते हैं, शुक्राणु इस ढंग से, आपने क्या देखा यहाँ पर, एक स्पर्मेटिड से एक शुक्राणु का निर्माण हुआ। लेकिन यदि हम बात कर ले एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, एक द्वितीयक शुक्राणु कोशिका की बात कर ले, इससे कितना बनता है, इससे भी 2 बनता है। इससे क्या बनता है, इससे 2 बनता है, लेकिन यहाँ से 1 से 1 बनता है। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपको एग्जाम में कि बताइए एक द्वितीयक शुक्राणु कोशिका से या फिर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणुओं का निर्माण होगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, इससे कितना बन रहा है स्पर्मेटिड 2, और 2 स्पर्मेटिड से कितना शुक्राणु बन रहा है, 2 बन रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, इसको हमेशा आप ध्यान रखिएगा। यदि आपको पूछे कि एक स्पर्मेटिड से कितना शुक्राणु, तो 1 बनेगा। यदि आपसे पूछे एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितना बनेगा, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 बनेगा। इतनी बातों को आपको ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। उम्मीद करते हैं कि तमाम बातों को आप समझ चुके होंगे। बस आपको क्या करना है, इस स्टेप को ध्यान रखना है। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम इसे कहेंगे, जो शुक्राणु जन्म की प्रक्रिया में जो जब कोशिका भाग लेगी उसको हम लोग स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे। उसके बाद ये स्पर्मेटोगोनिया समसूत्री विभाजन में अपनी संख्या बढ़ाते हैं, और प्रथम बार जिस कोशिका में, जिस स्पर्मेटोगोनिया में म्यूसिस फर्स्ट होता है, समसूत्री विभाजन प्रथम होता है, उसको हम लोग करते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है पुनः डिवाइड करके, विभाजन करके क्या बनाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है पुनः विभाजन करके म्यूसिस सेकेंड के माध्यम से, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय के माध्यम से क्या करता है, 4 ऑर्गेनिक स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन करता है, और पुनः ये स्पर्मेटिड्स होते हैं शुक्राणु में बदल जाते हैं। लेकिन इन स्पर्मेटिड्स का शुक्राणुओं में जो बदलने की जो प्रक्रिया होती है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस बोलेंगे। हम यहाँ पर इधर लिख देते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, इसको क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस बोलेंगे। आइए हम इसको देखते हैं, इसके नोट्स को देख लेते हैं एक बार। अब इस डायग्राम को बना लीजिएगा, नीचे लिख लीजिएगा शुक्राणु जनन का आरेखीय निरूपण। आइए इसी के आधार पर हम तैयार कर लेते हैं। देखते हैं सबसे पहले क्या करना है, यहां तक हम आपको लिखा चुके हैं। अब देखिए यहां पर क्या होगा, समय समय पर क्या होता है, समय समय पर
स्पर्मेटोगोनियम, कुछ स्पर्मेटोगोनियम प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में भाग लेकर शुक्राणु का निर्माण करते हैं, जिसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रथम अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। इसको आप द्वितीयक शुक्राणु कोशिका भी ले सकते हैं। पुनः सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर ऑर्गेनिक स्पर्मेटिड्स या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं हिंदी में शुक्राणु प्रश्न बनाता है। इतनी बातें नहीं लिख सकते हो, हम आगे बढ़े, ऊपर वाले को मिटा देते हैं हम। ये स्पर्मेटिड्स स्पर्मियोजेनेसिस एक प्रोसेस है। यहां पर स्पर्मियोजेनेसिस नामक प्रक्रिया के माध्यम से शुक्राणु या इसी को हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोजोआ में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके बाद सबसे अंत का पॉइंट शुक्रजनक नलिका से शुक्राणुओं का वृषण से बाहर निकलना
शुक्राणुओं का वृषण से बाहर निकलना या मोचित होना स्पर्मिएशन कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पर्मिएशन। इंग्लिश में भी आप इसी को इसी ढंग से लिखोगे, स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन कहलाता है। इसमें कुछ खास नहीं है बाबू, यदि आप इस स्टेप को ध्यान रखते हो तो आसानी से आप पूरे एक्सप्लेनेशन को याद रख पाओगे। क्या करना है? सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया जो कि संतति विभाजन के माध्यम से अपनी संख्या को बढ़ाएगा, और वे स्पर्मेटोगोनिया जो प्रथम बार संतति विभाजन में भाग लेगा उसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे, और ये विभाजन करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। पुनः ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट द्वितीयक संतति विभाजन द्वारा विभाजित होकर के 4 अवगुणित स्पर्मेटेट्स का निर्माण करता है, और ये पुनः स्पर्मेटेट्स स्पर्मियोजेनेसिस नामक प्रक्रिया के माध्यम से शुक्राणु में परिवर्तित हो जाते हैं, और शुक्राणुओं का शुक्रजनक नलिका से वृषण से बाहर निकलना, इसी को कहते हैं हम लोग स्पर्मिएशन। हम उम्मीद करते हैं कि तमाम बातों को आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। जो हमने डायग्राम बनाया था उस डायग्राम को भी आप अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। That's enough for today. Till then, take care, be happy and be safe. मिलते हैं हम लोग अगले